हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, बहुत बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी जो आप आईआईटी जैम 2025 के लिए कर रहे हैं। तो गाइज, उसी तैयारी में एक सपोर्ट के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो आसपास नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो उनके लिए हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ यूट्यूब पर कराई जाएगी हमारे द्वारा। तो गाइस, पीडब्ल्यू की जो टीम है वो आपको एक एक्सटेंडेड हैंड, एक एक्सटेंडेड सपोर्ट, तो आपकी जो भी तैयारी चल रही है उसके एडिशन में आप यहाँ पर एक अल्टरनेटिव आपको मिल सकता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस प्रिपरेशन में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली मैं जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को कवर करता हूँ। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो वेक्टर कैलकुलस का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जैम में, एंड यू विल सी कि ये जो टॉपिक्स हैं ओवरऑल अगर आप इसको समझते हैं तो कंसेप्चुअल भी कई सारे क्वेश्चंस इसके अराउंड जैम में देखे जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से चले तो इसके लिए इस लेक्चर सीरीज को रेफर कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको आप और कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, आपको जो भी फील हो, यू कैन शेयर इन कमेंट्स कि मैथमेटिकल फिजिक्स और मॉडर्न में सर हम ये पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी हमें सुटेबल लगेगा वी विल ट्राई टू ऐड दैट थिंग, ताकि आपको ओवरऑल आपकी हेल्प के लिए ही ये सीरीज बनाई गई है, तो आपकी हेल्प तो हो ही जाए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस क्या होता है। तो सबसे पहले आज के जो लेक्चर के हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, दिस आर वेक्टर कैलकुलस हम डिस्कस करेंगे, फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और एंड कर्व, ये तीनों चीजें हमें आज डिस्कस करनी है। सो पॉइंट नंबर 1 कि हमारे पास भी वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, या वेक्टर कैलकुलस की बेसिकली मतलब बैकग्राउंड क्या है। अब जो भी जैसे जो आपका वेक्टर का चैप्टर है, वेक्टर के चैप्टर में एक पोर्शन आपका होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो है उसमें क्या है कि भाई वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब क्वांटिटीज रहती हैं। तो इस लेवल तक आई एम एज्यूमिंग कि दैट इज क्वाइट बेसिक, जो आपको कुछ हद तक मतलब बहुत हद तक आता होगा। एंड जो क्या कहते हैं, जो भी आपकी बुक से भी या 11th-12th से भी आप उसको अच्छे से सीखते हुए आए हो, तो मल्टीपल टाइम्स आपने उसकी प्रैक्टिस किया, उसको समझा है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब बात आती है अभी वेक्टर कैलकुलस की। अभी वेक्टर कैलकुलस क्या होता है? अब इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो एक आपके पास डिफरेंशियल और एक होता है आपके पास इंटीग्रल, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ जब हम डिफरेंशियल की बात करते हैं तो हम यहाँ इसके अंदर पढ़ेंगे भी, ग्रेडियंट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे। जब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे उस टाइम, ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिकली डेरिवेटिव, इससे रिलेटेड आपके पार्ट रहेंगे। इंटीग्रल में आपके पास इंटीग्रेशन मेनली इन्वॉल्व होगा, जिसमें ओवरऑल लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, इंटीग्रल्स को जोड़ा जाएगा। एंड देन कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे कि कलेक्टिवली हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड
ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ये आपके पास रहेगी। तो ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है। अब इस स्ट्रक्चर के अराउंड अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि जी ये डेरिवेटिव, ग्रेड, डाइव और कर्ल, ये आपके पास क्या क्या होता है। तो लेट्स बिगिन विद कैलकुलस। ओवरऑल क्या है कि जैसे कोई भी वेक्टर है उसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट बिकम्स वेलोसिटी। तो वो क्या है? वो एक तरह का आपका कैलकुलस है जो आप वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हो। अगेन आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। सो कैलकुलस को आप काफी हद तक पढ़ते भी आए हो अलग अलग रूप में, लेकिन अब जो स्पेसिफिकली हमें चाहिए इन दिस केस, हम उसके बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। नाउ गाइज लेट्स बिगिन विद के आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो ग्रेडियंट पर जाने से पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आपके पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास कोई फील्ड, ठीक है, या फंक्शन जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। मैं सबसे पहले एक फील्ड एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड ये एक रीजन है, इसको एक फील्ड कह सकते हैं। यहां पर एक फील्ड क्या है? ओवरऑल आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो। वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए आपने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, या यहां पर ऊपर लाइट्स लगी हैं, तो मान लो मैं, ठीक है, कुछ लाइट इंटेंसिटी देख रहा हूं। तो यहां हर पॉइंट पर टेम्परेचर की एक वैल्यू है, यहां हर पॉइंट पर एयर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है कुछ। तो मैं इस जगह पर, इस स्पेस में, इस रीजन में हर पॉइंट पर इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूं। तो ये क्या होगा? ये उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड है, ठीक है। तो बस क्या है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इन दिस स्पेस, इन दिस रीजन, एट एवरी पॉइंट दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि फील्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये है फिजिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी आप उसे कि भी एक रीजन है, उसमें एक क्वांटिटी है, तब हमारी फिजिक्स की भाषा थोड़ी हट जाएगी। तो सिर्फ ये हो जाएगा वो कोई भी नंबर हो सकता है उस रीजन में, एवरी पॉइंट इज डिफाइंड बाय अ नंबर, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है? वो एक फील्ड है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी। तो अब ये है कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो अगर ये हर पॉइंट पर डिफाइंड है तो इट्स लाइक दैट ओनली। नाउ तो ये क्या होगा? ये फील्ड हो जाएगा उसी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो इसमें मैं इस स्पेस में इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ये है। इस जगह पे देखना चाहता हूं तो मुझे पता है ये वेक्टर है। तो ऐसे ही मैं स्पेस में हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू मैं देख सकता हूं, ठीक। तो इस चीज को क्या बोल देंगे? भाई इलेक्ट्रिक का फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो क्वांटिटी है उसका फील्ड, तो हर पॉइंट पे मैं उसे मेजर कर सकता हूं। नाउ ये दो तरह से आपके पास हो सकती है। एक है स्केलर फील्ड और एक है आपके पास वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड, और थोड़ा सा मैथ की भाषा में कहें तो इसको बोल देते हैं, फील्ड नहीं बोलते, फिर बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसका हर पॉइंट एक स्केलर हो, तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। मतलब इस रीजन में हर पॉइंट पे वो एक स्केलर वैल्यू दे रहा हो तो वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है।
और अगर हर पॉइंट पे वो एक वेक्टर दे रहा तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। सो इस तरीके से आपके पास स्केलर एंड वेक्टर फील्ड कहो या स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस कहो, दोनों तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो स्केलर है और ये जो वेक्टर है, अब इस स्केलर के केस में एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो देखो, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो किसी भी रीजन में जो आपके पास पोटेंशियल है, अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो, दोनों वैलिड है। तो पोटेंशियल हो सकता है, उसके अलावा आपके पास टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। सो लाइक दिस। नाउ वेक्टर, वेक्टर की हम बात करें तो वेक्टर आपके पास क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे क्या कहते हैं, अगर मैं इस पूरे रीजन में जितने एयर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सब की वेलोसिटी मैं मेजर करना चाहूँ, तो एयर के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है तो वो क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एयर मॉलिक्यूल वेलोसिटी, तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक वेक्टर फील्ड आपके पास आ गया। उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए कि हर जगह आप इमेजिन करो एक पंखा चल रहा है, एक पंखा चलने की वजह से बहुत सारे छोटे 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 वेक्टर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो, तो वो क्या है, वो एक तरह का वेक्टर फील्ड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, जिंदगी में ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि जो नॉर्मल हमारे पास न्यूटन्स लॉज वगैरह हैं, उनसे अलग, ठीक है, हम मतलब हमें इनकी जरूरत पड़ गई क्यों। तो जो न्यूटन लॉज हम पढ़ते थे उसमें भी फोर्स होता था, लेकिन अब क्या है, अब कुछ नई चीजें पिक्चर में आ गई। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि भाई ये एक आपके पास बाइसिकल है, ठीक है। तो जो भी है इसकी स्ट्रक्चर समझ जाओ, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो वो जो भी है वो ये साइकिल को चला रहा है, पर्सन सिटिंग ऑन दिस, हाँ। तो ये जो पर्सन ये साइकिल चला रहा है, अब क्या है कि अचानक से क्या हुआ कि सामने से हवा आने लगी, सामने से हवा आने लगी तो अब उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब आप छोटे बच्चे थे तब आप इसको कैसे सॉल्व करते थे कि भाई ये इतनी फोर्स लगा रहा है, ये सामने हवा से फोर्स आ रही है, ठीक है। तो भाई हवा कितनी तेजी से आए कि वो रुक जाए, या जो भी कहानी है वो सब कर सकते थे। लेकिन अब सत्य जानते हैं, सत्य इतना सिंपल नहीं होता कि सारे वेक्टर्स को मिला के आप एक सिंगल वेक्टर बना दो। ऐसा प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, या दिस इज नॉट ऑलवेज, ये कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं देता है। अब मान लीजिए ये जो आपके, तो ठीक है चलो मान लिया ये फोर्स है, आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन अब जो हवा चल रही है, हवा जो है वो यहां पर तेज चल रही है और यहां हल्की चल रही है। अब क्या वेक्टर बनाओगे भाई, अब कैसा वेक्टर बनाओगे। अब क्या हुआ कि जब हवा यहां तेज चल रही है तो उसने यहां पर बहुत तेजी से आपको पुश किया, यहां पर पुश किया ही नहीं, बहुत बहुत कम, बहुत मिनिमल पुश किया। तो उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि जो पर्सन है हु इज ड्राइविंग द साइकिल, साइकिल आगे निकल जाए, पर्सन यहां पड़ जाए। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अब क्या है कि अगर एक सेंटर पॉइंट लोगे तो आप देखोगे यहाँ फोर्स ज्यादा है, यहाँ फोर्स कम है। पर ये पिक्चर कभी भी न्यूटन लॉज, जब हम जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं या सारी फोर्सेस को कलेक्टिव करके जब हम इस चीज में इसको एक सिंगल फोर्स बना देते हैं, तब ये चीज पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तब इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम मानेंगे कि नहीं, अब दुनिया बदल चुकी है, अब आप बड़े हो चुके हो, तो अब आपको इस पिक्चर को और क्लियर वे में समझना है। और उसको क्लियर वे में समझने का क्या तरीका है, दैट मेथड इज कि अब आप लेते हो वेक्टर फील्ड, कि भैया ये जो हवा चल रही है ना, इसका हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक वेक्टर है, इस तरीके से। तो ये एक वेक्टर फील्ड इस तरीके से चल रहा है। और अब हम इसका असर देखेंगे कि ये कितना रोटेशन इफेक्ट पैदा करेगा, कितना धक्का लगाएगा, ओवरऑल क्या क्या हो रहा होगा। सो दैट्स वाई हम ये चीज पढ़ रहे हैं। अब हम फील्ड्स में आ गए हैं, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल फील्ड्स को छोड़कर। तो नॉर्मल फोर्स मतलब, नॉर्मल का मतलब वो नॉर्मल नहीं, मतलब सिंगल जो एक वेक्टर के तौर पे अब हम नॉर्मली एक फोर्स को बना देते हैं, उस बात को छोड़कर अब हम आ गए हैं कि इस तरीके से अगर मैंने खूब सारे छोटे छोटे वेक्टर लिए, अब उनका क्या इफेक्ट है उसको देखते हुए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि अब ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक, तो ग्रेडियंट, अब इसी अगर कहानी में मैं थोड़ी सी बात और ऐड करूं, तो जो भी स्केलर फील्ड होता है इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कुछ फाई, और हम कह देते हैं कि ये जो फाई है ना, ये आपके पास एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। तो ये फाई जो है ये आपके पास एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, ये बात हम कह देते हैं। दूसरा, वेक्टर, वेक्टर किसी फंक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, अब ये भी एक्स वाई और जेड का फंक्शन होगा, लेकिन इसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, अभी कुछ कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसको मैं A1 लिखता हूं, A1 आई कैप। तो कुछ वेक्टर जो है वो आई कैप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड पे उनकी वैल्यू डिपेंड कर सकती है। A2, तो ये जो A1 है ये हो सकता है एक्स वाई जेड का फंक्शन। सिमिलरली सिमिलरली लाइक दिस। तो ये चीजें हमारे पास हैं। नाउ हम यहाँ एक और चीज एक्सप्लेन करते हैं, एक और चीज यहाँ पर ऐड करते हैं, दैट इज आवर डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये दिल ऑपरेटर, दिल ऑपरेटर नहीं, डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर, इसको ये इसको बोलते हैं एक वेक्टर ऑपरेटर बोलते हैं। वेक्टर ऑपरेटर क्यों बोलते हैं भैया, ये वेक्टर नहीं होता है, करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप, बस करली बाय करली जेड के कैप। ये गाइस आपके पास होता है डेल ऑपरेटर। नाउ व्हाट डज इट मीन डेल ऑपरेटर, भी डेल ऑपरेटर करता क्या है। डेल ऑपरेटर अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि देखो, ये एक तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा है कि जो भी चीज है, जो भी चीज के ऊपर आप इसको अप्लाई करोगे, तो ये क्या करेगा, ये पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू आई एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स में क्या चेंज है, देखो भाई, एक्स में, एक्स की वजह से क्या चेंज है, एक्स में चेंज की वजह से, तो ये इधर देखेंगे, उसको आई कैप के साथ लगा देंगे। अच्छा, अगर कुछ वाई की वैल्यू चेंज की तो उसकी वजह से क्या चेंज है, उसको हम जे कैप के साथ लगा देंगे। और फिर कुछ जेड की वैल्यू में, जेड के अराउंड अलोंग अगर हमने कुछ चेंज किया तो उसकी वैल्यू में क्या चेंज है, उन तीनों वैल्यूज को असाइन करके हम आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लगा देंगे, एंड दैट्स इट। ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगी स्ट्रक्चर। नाउ ये जो डेल ऑपरेटर है, ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, राइट हैंड साइड पे कोई भी जो फंक्शन है जिसके ऊपर आप वो अप्लाई करने वाले हो। तो
मतलब अगर ऑपरेटर से आप लेफ्ट साइड पे कुछ लिख दोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो ऑपरेटर ही रहेगा, मतलब ऑपरेटर ही है, अभी उसके अंदर कुछ और इंसर्ट करेंगे तब वो कुछ आंसर देगा। तो कोई ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास डी बाई डी एक्स, ये एक ऑपरेटर है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर लिख दो तो ऑपरेटर थोड़ा सॉल्व होगा, तो ये अभी भी ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप इसको यहां लिखोगे कि ये ऑपरेटर एक्स स्क्वायर नाम के एक फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है और उसके बाद वो एक दूसरा फंक्शन दे रहा है, तो बस जो एक मैथमेटिकल फंक्शन या एक मैथमेटिकल एंटिटी को दूसरी एंटिटी में आपका कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर। अब उसका एप्लीकेशन क्या है वो बात की बात है, वो हमें क्या हमारे किस काम आएगा वो बात की बात है। तो ये जो है, ये एक तरह से ऑपरेटर हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। अब ये जो ऑपरेटर अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे रखूं और मेरे पास दो तरह के फील्ड हैं, एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड, तो एक स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन और एक वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास बैठ सकते हैं। आपके पास ऐसा हो सकता है कि ये जो स्केलर फंक्शन है इसके साथ आप सीधा ये मल्टीप्लाई कर दो, सीधा। अब इसमें डॉट नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर, मतलब वेक्टर ऑपरेटर इसको बोल देते हैं, पर ये वेक्टर नहीं होता, सिर्फ इसकी हरकतें कुछ वेक्टर जैसी हैं, दैट्स वाई इसके नाम के आगे हम वेक्टर लगा देते हैं बस। दूसरा, अब ये जो है, अब क्या क्या हो सकता है, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर एक तरह से, तो या तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो सकता है या इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। नाउ क्या इसके अलावा जो भी हमारे पास दो फील्ड्स हैं क्या उसके अंदर कोई प्रोडक्ट और एग्जिस्ट करता है? आंसर इज नो, और कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब और कोई प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यही तीन क्वांटिटी तो लेंगे फिर हम, जो एग्जिस्ट करता है वही हम रखेंगे। तो जब ये एग्जिस्ट करता है तो इसको रखा जाएगा, सो व्हाट इट शुड बी या व्हाट इट विल बी, हम देखते हैं। तो ये जो है आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि ये जो पहली सबसे पहली क्वांटिटी है इसको हम बुलाते हैं कि दैट दिस इज ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास डाइवर्जेंस, ठीक। और ये जो नेक्स्ट क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं कर्ल। तो यही तीन पॉसिबल हैं और यही तीनों ही ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है, दैट्स इट। और कुछ बन ही नहीं सकता, बनेगा तो बनाएंगे। सो गाइज, ये तीनों चीजें अब हमें स्टडी करनी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म सो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं भी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये तीनों आपके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट, इसको हम करते हैं कि ये क्या होगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और ये क्या है, ये है आपके पास करली बाय करली एक्स आई कैप और यहां पर हमारे पास फाई आ गया। तब क्या होगा, ये फाई इधर 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 तीनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें इस पे कोई रोक टोक तो है नहीं कि तुम आई कैप और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा,
लाइक दिस। तो ये है आपके पास डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड, ये तीनों आपके पास आ गए। अब ये क्या है, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है कि जो भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये चेंज बता रहा है, और इनटू आई कैप उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई ये चेंज बता रहा है, जे कैप उसका विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू में थोड़ा चेंज करें तो फंक्शन में क्या चेंज होगा वो ये बता रहा है, और के कैप। तो इस तरीके से इस चीज को ये स्टडी कर रहा है। नाउ अब इसका एक हिसाब से इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या क्या करता क्या है ये, एक ग्रेडियंट जो है वो क्या करता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूं या इसका क्या कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस देखूं, तो एक जो ग्रेडियंट है ये आपको देता है कि कोई भी जो आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है या स्केलर फील्ड है, तो उन केसेस में आपको जो ग्रेडियंट है वो प्रोवाइड करता है द डायरेक्शन in which the change in field is the maximum, and the magnitude of change ठीक है change per unit quantity in that direction। तो आपने किसी फंक्शन को का आपने ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट क्या करेगा, ग्रेडियंट आपको वो जो आपके पास जो भी फंक्शन है वो किस डायरेक्शन में उसमें चेंज मैक्सिमम है, किस डायरेक्शन में चेंज मैक्सिमम है आपको वो मिल जाएगा, चेंज जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा वो। और बेसिकली ये बताएगा आपको इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इंक्रीज जिस डायरेक्शन में होगा ये आपको वो डायरेक्शन दे देगा। लेकिन देखो जो भी, क्योंकि अब क्या है शुरुआत में आप इसमें स्केलर इनपुट करा रहे हो, यहां पर क्या मिला, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बाहर आई। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, तो कोई अगर स्टूडेंट ऐसी बात बोले आपके सामने, आपका यार दोस्त मित्र कोई इस तरीके की बात बोले कि जी जो ग्रेडियंट होता है ना वो ग्रेडियंट स्केलर को वेक्टर में बदलता है, तो ठीक है क्या कहते हैं एक मतलब उसे आप डांट सकते हो या एक चपाट लगा सकते हो। बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन, मतलब इतने हल्के तरीके से बीइंग अ फिजिसिस्ट आपको बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा कंक्रीट वे में बताओ, भैया ये स्केलर से वेक्टर में बदल देता है, ऐसे थोड़ा होता है। तो भाई ये थोड़ा है कि भाई वो लस्सी बेसन पड़ा था उससे कड़ी बना दी, भाई मैं ये बदल बदल गया। तो दिस इज नॉट लाइक दैट। अब जिस क्वांटिटी में वो कन्वर्ट हो रहा है दैट हैज अ सर्टेन मीनिंग। तो जो फंक्शन है वो तो जी आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वो तो इसलिए वो स्केलर है। लेकिन जो वेक्टर बना है वो क्या बता रहा है, वो आपको दे रहा है कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चेंज इन फील्ड आपका मैक्सिमम हो, एक तो वो डायरेक्शन दे रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा कि जी पर यूनिट क्वांटिटी, पर यूनिट लेंथ। अब हो सकता है किसी और स्पेस में आप काम कर रहे हो, क्योंकि ग्रेडियंट तो हर चीज में चल सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ स्पेस में नहीं देख सकते, हम सिर्फ फिजिकल स्पेस में नहीं देख सकते उसको। तो जो आपके पास है चेंज इन फील्ड इज मैक्सिमम, ये आप देखते हो ऐसी डायरेक्शन को, तो वो डायरेक्शन देता है, और इसका मैग्नीट्यूड ये बताता है कि पर यूनिट क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, ये उसको देखता है। तो दोनों को आप कलेक्टिवली लेकर चलो, तब ये इसका मीनिंग है। नाउ एक और सोचने वाली बात कि अब ये जो आपके पास मान लीजिए ये जो है दिस इज अ फंक्शन,
ठीक है, ये आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है दैट दिस इज इक्वल टू, अब ये 0 हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ऐसा हो सकता है। सो ये जो भी फंक्शन है, तो जिस भी पॉइंट पे हम ग्रेडियंट लेंगे वो उस पॉइंट पे उस स्केलर पॉइंट फंक्शन से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो भी आपका फंक्शन बना है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये जो एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, तो जो ग्रेडियंट जो होगा विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, मैं इसको हल्का सा लिख देता हूं एक्स वाई जेड, इससे आपका परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास जो सरफेस है ये इस तरीके का, तो अगर मैं ग्रेडियंट लूंगा इस पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास बन जाएगा ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट की डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों बातें एक साथ मैच कर जाती हैं क्या, एक तो जो ये है इससे परपेंडिकुलर होगा, दूसरा यही वो डायरेक्शन है जहां चेंज इन फील्ड मैक्सिमम है। तो ये क्या है, ये वो है कि जहां पर फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, इस चीज को हम बोलते हैं लेवल सरफेस। तो जिसके ऊपर जो आपका फंक्शन जो है वो दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो इस चीज को हम बोलते हैं लेवल सरफेस। तो आपको ग्रेडियंट क्या देता है, ग्रेडियंट आपको लेवल सरफेस से परपेंडिकुलर एक दे रहा है। सो लेवल सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जहां चेंज इन फील्ड मैक्सिमम हो, और मैग्नीट्यूड चेंज इन फील्ड पर यूनिट क्वांटिटी जो भी हो रहा है वो आपको प्रोवाइडेड है। नाउ अगर मैं देखूं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपके पास फंक्शन है, जैसे भी कोई एग्जांपल, जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई एक फंक्शन है, उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, उसकी वैल्यू, ये फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड का, और इसकी वैल्यू जो है वो कुछ कांस्टेंट है इक्वल टू 10। नाउ फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, find unit normal vector to this scalar point function at 1 1 1। ठीक है, तो 1 1 1 के ऊपर ये करना है, और ये मैं सोच लेता हूँ कि ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इसको 10 नहीं लिखते, इसको 3 लिख देते हैं। ठीक है, आसान रहेगा, इसको 3 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 1 1, क्योंकि ये भी तो इस पे सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना उस जो भी सरफेस है उसके ऊपर। तो अब आपको क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट पर। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, यू विल जस्ट फाइंड आउट ग्रेड, आप फाइंड आउट करोगे इसका। नाउ ये जो आपके पास क्वांटिटी है, ये आपके पास है ये फंक्शन इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का कुछ नहीं करना आपने, आपने ये पिक कर देना। तो आपके पास क्या होगा, करली बाय करली एक्स, या जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, वैसे ही करली ये जो कंप्लीट है वी एक्स वाई जेड बाय करली वाई जे कैप, ये है के कैप, लाइक दिस। तो अब अगर आप इसको देखोगे, तो दिस इज 2x आई कैप, इसको जब करोगे 2y जे कैप प्लस 2z के कैप,
ये आपके पास आ गया कि भाई ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ये जो स्फीयर की इक्वेशन बनाई जा रही है इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर है। अब कोई कह देता है कि ओके, लेट दिस बी 1 1 1, दिस, ये आपके पास पॉइंट है 1 1 1, इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें पुट करोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 1 और 1 वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर आपका बन जाएगा भी, इसको 2i कैप 2j प्लस 2k डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जब हम करेंगे 4 4 4 12, और 12 में से 4 बाहर आ सकता है, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय √3। ठीक, i कैप j कैप k कैप √3, ये आपके पास आंसर आ जाता है, i कैप j कैप k कैप बाय √3। नाउ सो गाइज, तो इस तरीके से आपने इस केस के अंदर ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, और ये ग्रेडियंट आपका इसके अराउंड था, ग्रेडियंट ऑफ दिस, एंड आपने इसे सॉल्व किया नॉर्मल, और इसमें आपको पता चल गया कि आपकी जो चेंज है वो क्या है, किस डायरेक्शन में है मैक्सिमम। तो वैसे एक जेनरिक आंसर आया। अब इसमें जो भी एक्स वाई जेड इसके ऊपर है, कोई भी आप वैल्यू पुट करते जो इस सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या वेरिएशन है, किस डायरेक्शन में वेरिएशन है। एंड देन दिस विल वर्क लाइक दिस। तो अब नेक्स्ट जो आप देखोगे वो आपके पास आएगा कि डाइवर्जेंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट डाइवर्जेंस की। तो ये था आपके पास ग्रेडियंट। तो डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस क्या है, दिस इज लाइक दिस, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब इसको मैं लिखूं, पहले मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा, करली बाय करली एक्स आई कैप अब ये है, और डॉट प्रोडक्ट है बीच में, डॉट प्रोडक्ट, ये है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस, इसको A1 A2 A3 में लिखता हूँ, क्योंकि ए एक्स से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, जबकि ये एक्स का पार्ट है, एक्स का कंपोनेंट है, मतलब आई कैप के अलोंग, वो इसका मीनिंग होता है। तो मैं इसको A1 लिखता हूँ, ये A1 एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है, A2 और ये A3, लाइक दिस। अब जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो ये क्वांटिटी यहां चली जाएगी, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है आई कैप के साथ, वो खत्म, प्लस ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास होगा, ये A1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। नाउ गाइज, ये जो है ये आपके पास अब डाइवर्जेंस की वैल्यू हो गई, और ये क्या है, ये वैल्यू जो है ये आपके पास एक स्केलर है। यहां पर आपने इंसर्ट क्या किया था इसमें, इसका डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट होने के बाद आपको पता है क्या मिलता है, आपको एक स्केलर मिलता है। तो ये वैल्यू है इसका, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये आपके पास चीज आ गई जो कि क्या है, ओवरऑल एक स्केलर है।
तो ये जो भी एक स्केलर है, अब अगर आप किसी से बात करें और कोई ऐसे बोलता हुआ आपका मित्र आपको मिले जो ऐसी बात बोले कि डाइवर्जेंस क्या करता है, तो डाइवर्जेंस के बारे में वो ये बात कहे कि जी डाइवर्जेंस जो है ना वो आपको देता है, भी एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में बदल देता है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे करते थे, तो उस टाइम तो इतनी चीज़ें अवेयरनेस नहीं थी, बट जस्ट टेल देम कि भैया ऐसा नहीं होता है। तो ये मतलब कोई ऐसे नहीं है कि दूध पत्ती गिरी और चाय बना दी, ठीक है कि भाई ये अब चाय में कन्वर्ट हो गई है दूध जो है, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो जो वैल्यू दे रही है उस वैल्यू का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उस वैल्यू का एक मीनिंग है। तो वो क्या होता है कि ये जो वैल्यू है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आती है डाइवर्जेंस ऑफ ए की, तो ये आपको बताता है कि चेंज इन फ्लक्स देता है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम देता है। अब इस बात का क्या मतलब है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम? फ्लक्स क्या है? फ्लक्स आप देखते हो किसी सरफेस में से कितनी लाइंस पास आउट होती है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है उसमें आपने कोई चार्ज अंदर रखा हुआ है कुछ बाहर रखा हुआ है या कुछ भी है ओवरऑल, तो कुछ फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी कुछ बाहर जाएंगी, तो जो भी उसका सरफेस है उसमें से नेट इनपुट आउटपुट क्या है, उसके लिए नेट इनपुट आउटपुट क्या है, अगर आप इसका हिसाब रखोगे तो ये चीज कहलाती है चेंज इन फ्लक्स। और वो कितने वॉल्यूम पे हो रहा है? पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हो तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। और ऑब्वियसली आप बोल सकते हो डाइवर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस? जब कोई चीज डाइवर्ज कर रही हो, कितना कोई चीज फैल रही है, डाइवर्जेंस। ठीक, तो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है आपके पास इसके पार्ट A1 A2 A3 तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें देखते हो फर्क। नाउ तो ये जो चेंज इन डाइवर्जेंस पर यूनिट मतलब चेंज इन फ्लक्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम है, ये इसका मीनिंग है। तो अब एक बार एक आधा एग्जांपल देखते हैं कि हाउ दिस वर्क्स। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है नॉर्मल पोजीशन वेक्टर आर, और नॉर्मल किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, लाइक दिस। तो अगर ऐसे किसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर के लिए मुझे क्या करना होगा, जो आई के साथ वाला पार्ट है वो प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा किसका, जो जे के साथ पार्ट है वो, तो जो के साथ पार्ट है वो। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलाकर 1 + 1 + 1, ये 3 आपके पास इसका आंसर होता है। ठीक है, ये ओवरऑल आपके पास 3 आ जाता है। तो ये डाइवर्जेंस का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अलावा ठीक है फर्दर लेक्चर्स में जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे तो इसी से रिलेटेड और भी एग्जांपल आपके सामने आएंगे, तब ये आपको जिस तरह से हम कह सकते हैं कि और भी इसके बारे में आपको समझने का मौका मिलेगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हमारे पास है भाई डाइवर्जेंस ऑफ आर, ये आ गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कर्ल की। अब ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं, इन तीनों क्वांटिटीज के अपने अपने फिजिकल मीनिंग है। सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ, फिर हम इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ चीजें, जो मतलब एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ कर्ल
लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली क्या होता है, ये आपके पास मतलब जो कर्ल है, सबसे पहले तो अगर मैं किसी एक वेक्टर फील्ड का कर्ल कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट जैसा नजर आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जस्ट राइट इट, आई कैप के कैप करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड। और ये क्या होगा, ये आपके पास होगा A1 A2 और A3। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म तो ये आपके पास आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, एंड देन आप इसको क्या लिख सकते हो, ओके आई कैप। इसको ऐसे आप प्रोडक्ट करोगे, लेकिन प्रोडक्ट में एक खास बात ये ध्यान देनी है भैया, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, तो ये क्या लिखेंगे हम, करली बाय करली वाई A3 माइनस, अब जब इनका प्रोडक्ट करना है तो करली बाय करली जेड ऑफ A2, ये आपके पास होगा। देन माइनस जे कैप में क्या आएगा, दिस A3 का करली बाय करली एक्स माइनस A1 का करली बाय करली जेड, लाइक दिस, प्लस के कैप। और के कैप आपके पास क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो ये A2 का करली बाय करली एक्स माइनस A1 का लाइक दिस। तो ये आई जे के में जो आपका एक्सप्रेशन है, नॉर्मल आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, वही चीज बस कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग शेप में आपके पास आ जाती है। नाउ अब डेल क्रॉस ए, ये तो आपने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट मैथमेटिकली इसको अब समझने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद, अब होता है कि हमें समझ आए कि इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो ये कि जो ये आपके पास क्वांटिटी है, ये आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्वांटिटी है, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ओवरऑल ये जो भी इफेक्ट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास एक वेक्टर होगा। अब ये इफेक्ट प्रोड्यूस क्या कर रहा है वो हमें देखना है। तो लेट्स लुक एट, अब जो भी कर्ल होता है, कर्ल आपका क्या बताता है, कर्ल आपका बताता है जी लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, ये आपका बताता है। लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, ये इस बात का मतलब क्या है, तो कर्ल बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किसी चीज में कितना रोटेशन इफेक्ट है, कितना रोटेशन इफेक्ट है, उस चीज को कहा जाता है कर्ल। अब कर्ल नाम, अब आपको मैच हो रहा होगा कि कर्ल नाम ही क्या है, कि भी किसी के कर्ली हेयर हैं, उसका मतलब क्या होता है कि भाई ये घूमने वाले, जो गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, तो कर्ल्स। तो वो जो भी कर्ल्स हैं, वो आपके पास क्या है कि वो जो कर्ल है, तो वो घूमने के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो कोई भी जो फील्ड है, जो जिसमें घूमने का कोई इफेक्ट हो, उसमें कर्ल आपको देखने को मिल जाता है। तो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया मतलब क्या है कि अगर एक क्लोज्ड लाइन है, एक एक इस तरह से क्लोज लाइन है, जब वो क्लोज लाइन है तभी वो एक एरिया बनाएगी। तो आपने ये देखना लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, इस लाइन के अलोंग आप
लाइन इंटीग्रल करोगे मतलब कितना फोर्स इस लाइन के अलोंग आपका वर्क कर रहा है। तो हर जगह थोड़ा 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 फोर्स जो है अगर आप उसका टोटल कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कोई भी चीज है, लाइन है, अब ये फोर्स लग रही है कुछ, अब मान लो यहां फोर्स ज्यादा लग रही है और यहां वाली फोर्स कम लग रही है, तो क्या होगा भाई, ये आगे तो जा रहा होगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये रोटेट भी कर रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा। तो आपको इसमें दो तरह के टोटल इफेक्ट मिलेंगे, एक तो आगे जो उसको ट्रांसलेशन मोशन करा रहा है और एक जो उसको रोटेशन मोशन करा रहा है। तो वो जो रोटेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो रोटेशन जो है वो आपका आ रहा है, उसी क्वांटिटी को यहां पर हम कर्ल के तौर पे देख रहे हैं कि मतलब इसको रोटेट कराने का क्या इफेक्ट है, और वो वही है कि लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, इस पूरे एरिया पे इन सब पोर्शन का, लाइन के सब पोर्शन का अगर मैं लाइन इंटीग्रल देख लूं, इनके अलोंग क्या फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है वो मैं देख लूं, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिव एक हिसाब से उस पर ताकत लग रही है उसको घुमाने के लिए। सो दैट इज नोन एज कर्ल। नाउ, तो जब ये हमारे पास कर्ल की डेफिनेशन आ रही है एक तरह से, अब इसको अगर हम क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया इसकी डेफिनेशन है, सो दैट्स वाई ये क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। जिस एग्जाम्पल के साथ जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको एग्जाम्पल दिया वो इसी से इन्फ्लुएंस था, इसी से रिलेटेड था। तो भी जैसे वो साइकिल जो चला रहा है, अब एक तरफ हवा तेज आ रही है एक तरफ कम आ रही है, तो कोई भी बॉडी है उस पर एक रोटेशन का इफेक्ट पैदा होगा, एक जगह फोर्स ज्यादा लगेगी एक जगह फोर्स कम लगेगी, तो लाइक दैट ये आपका काम करता है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कर्ल का। सबसे पहला एक एक इजीएस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, तो वो क्या है कि आपके पास जैसे कि ये आर वेक्टर है, इसका अगर मैं कर्ल कैलकुलेट करूं तो क्या होगा मेरे पास, तो आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर आपके पास होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, लाइक दिस। तो ये जो है ये आपके पास है आई जे के और ये रहेगा एक्स, ये वाई, ये जेड, लाइक दिस। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आई कैप जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो, माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ये भी जीरो, माइनस जे, तो ये z विद रिस्पेक्ट टू x जीरो, माइनस x विद रिस्पेक्ट टू z ये भी जीरो, और फिर k y विद रिस्पेक्ट टू x जीरो, माइनस x विद रिस्पेक्ट टू y ये भी जीरो। तो ये क्या आ गया, ये तो भैया जीरो आई कैप, जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये तो सब खत्म हो गया, एक तरह से ये नल वेक्टर हो गया। तो ओवरऑल मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है या ये एक ऐसा वेक्टर फंक्शन है जो कोई भी रोटेशन पैदा नहीं करता, जिसकी फोर्स किसी बॉडी के दोनों तरफ बराबर रहेंगी, ऐसा जो भी फंक्शन है वो कोई भी रोटेशन का इफेक्ट पैदा नहीं करता है। फाइन, तो दिस वर्क्स लाइक दिस। नाउ, तो ये जो ओवरऑल चीजें हैं, ठीक है, आप देखो कि ये कोई रोटेशन का इफेक्ट, अब इसमें ये जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, फिर डायरेक्शन का मतलब क्या है। अब अगर मान लो ये व्हील है, यहां पर मान लो मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, यहां मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से मान लो यहां पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, इन दोनों फोर्स की वजह से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें एक रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है।
एक जगह फोर्स कम है, एक जगह फोर्स ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, एक रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है। जब इसमें एक रोटेशन का इफेक्ट आएगा तो वो कितना, वो जो भी रोटेशन का इफेक्ट है, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, वो क्या है, वो एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन है कि इधर रोटेट कर रहा है तो उससे परपेंडिकुलर आपके पास एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उससे इससे परपेंडिकुलर आपके पास एक डायरेक्शन आपको मिलेगी पक्का। ये आपकी डायरेक्शन ये बताती है। जब कोई रोटेशन हो ही नहीं रही, ये यही है, तो जब कोई रोटेशन है ही नहीं तो ये वेक्टर जीरो वेक्टर है, इससे परपेंडिकुलर वाला वेक्टर जीरो वेक्टर है। तो जब कुछ रोटेशन होता है तभी ये वेक्टर एग्जिस्ट करता है ना, एंगुलर मोमेंटम वाला। एंगुलर मोमेंटम वाला वेक्टर कब एग्जिस्ट करता है, जब कुछ रोटेशन हो। जब कोई रोटेशन ही नहीं हो रही तो एक हिसाब से मान के चलो, आप उसको ऐसे कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जीरो है। तो वही बात ये हो रही है। अब एक और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एक फंक्शन, वेक्टर फंक्शन के लिए ये काम कर रहा हूं, तो आई जे के और ये मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो कोई मैंने अलग सा नया फंक्शन बना दिया, तो ये क्या होगा मेरे पास, तो दिस विल बी आई कैप। अब ये आई कैप, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो जीरो है, माइनस इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तब, माइनस जे कैप, इसमें देखेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा जेड आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा जीरो आ जाएगा। और के कैप लास्ट, ये के कैप में देखूंगा, इसको विद रिस्पेक्ट एक्स करूंगा जीरो आएगा, माइनस इस रुपए को करूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स आएगा, जीरो माइनस एक्स। सो ऐसे केस में आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज माइनस एक्स आई कैप माइनस एक्स जे कैप, और ये आपके पास आ गया माइनस एक्स के कैप। तो ओवरऑल क्या है, माइनस एक्स अगर बाहर ले जाएं तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मतलब ये एक ऐसा रोटेशन है कि जिसमें एक्स की वैल्यू पे आपका ओवरऑल रोटेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है। सो ये जो है, ये आपका कर्ल को, ये फंक्शन जो है ये आपका कर्ल को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें इस लेक्चर में, तो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि ओके ये वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर पॉइंट, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया कि एक फील्ड क्या है, फिर उसके अंदर स्केलर फील्ड क्या है, उसके अंदर वेक्टर फील्ड क्या है। तो देन उसके अराउंड हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करके उसको समझा। फिर हम आए ग्रेडियंट पे, मैथमेटिकल डेफिनेशन और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये दोनों हमने समझी। डाइवर्जेंस पे एंड कर्ल पे, तो ये तीनों चीजें कलेक्टिवली हमने अंडरस्टैंड की, इन तीनों चीजों को इस लेक्चर में हमने कवर किया है, और उसका एक हल्का हल्का सा एग्जाम्पल विद मीनिंग हमने स्टडी किया है। अब इससे फर्दर जो और इंफॉर्मेशन है वो आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी, जिसमें मैं जो इससे कनेक्टेड है, गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग आपको समझ आया होगा, डाइवर्जेंस का, कर्ल का उसी तरीके से, और तीनों जो जो इनके नाम है उसी के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग है। अगर उसका नाम है डाइवर्जेंस, डाइवर्ज करते हुए, ठीक है, तो वो वही उसके मीनिंग उसी के नाम से जुड़ा हुआ उसका आता है। कर्ल, रोटेशन का इफेक्ट रखते हुए, तो जो जो उसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग है। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लोर करेंगे उसमें, और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो जैसे हम करेंगे, तो उसमें आपको ये बात और धीरे धीरे समझ आती जाएगी कि ये जो है ये कितनी इंट्यूटिव चीज़ें थी, या हमारे फिजिक्स को कितने हद तक ये एक्सप्लेन करती हैं। जो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ईएमटी है,
तो वो पूरा का पूरा ईएमटी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हम किसी फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं, एंड दैट इज जीरो। क्यों? क्योंकि भी सारी फ्लक्स जो एक तरफ से निकलती हैं वो उसी के अंदर जाके खत्म हो जाती हैं, तो नेट आपको पास चेंज इन फ्लक्स हमेशा जीरो रहता है। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, बट दैट थिंग आई एम लिविंग ओपन फॉर यू कि आप जैसे जैसे उन चीजों को पढ़ो तो उनको इसके साथ कनेक्ट करो कि डाइवर्जेंस या कर्ल या इन चीजों का आपके पास फिजिकल मीनिंग सच में क्या बनता है। फाइन। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी आपको, आप जो और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में, या कुछ और चीज़ अगर आपको स्टडी करनी हो, जो भी है आपके कमेंट्स यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे विद मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक दिस। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।